हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर को छोड़ करके फर्स्ट चैप्टर को लेकर के चलेंगे जो कि है वास्तविक संख्या। और यहाँ से बहुत जगहों पर मैंने देखा है क्या कि वास्तविक संख्या में बहुत बड़ी दम है नहीं लोगों, और ये क्या करते हैं लोग, उनका 4-4 घंटा 5-5 घंटा का वीडियो 3-3 घंटा का एक साथ लेक्चर बनाए हुए हैं पूरा वास्तविक संख्या का, और पूरा प्रश्नावली खत्म नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मैंने भी पूरा प्रश्नावली खत्म नहीं किया है, क्योंकि प्रश्नावली को लेकर के चलना अलग बात है, टॉपिक को लेकर के चलना अलग बात है। जो भी वास्तविक संख्या से सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस सभी टॉपिक्स पर एक एक सवाल हम इस चैप्टर में बनाएंगे और वास्तविक संख्या आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को चलना है थोड़े से फास्ट पे, और जैसा कि आप सभी जानते हुएगा कि चूंकि नया बुक आ गया है और आप लोगों के लिए नहीं है, वो 2025 वालों के लिए शायद वो लागू हो सकता है। अभी आप लोगों के लिए तो जो पुराना बुक है वही चलेगा। ठीक है, लेकिन सिलेबस कटा है कुछ, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, तो चूंकि जो पहला वास्तविक संख्या है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड फुल वीडियोस तो है, लेकिन जो चाहते हैं कि छोटा वीडियो में ही काम बन जाए, उस देख लो भाई लोग कि क्या होता है। ठीक है, प्रश्नावली बनाने से नहीं होता, टॉपिक को समझने से होता है। देखो टॉपिक क्या बोल रहा है, टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक वास्तविक संख्या का जो होता है वो होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। किसका आता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पहला टॉपिक आता है। अब बात करें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनता क्या है, तो देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के लिए एक यहाँ पर क्या दिया गया है, ढांचा दिया गया है, एक फॉर्मूला दिया जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। या फिर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या पढ़ा होगा, भाज जो वहां पर क्या होता है कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये पढ़ा होगा सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये चैप्टर पढ़ा, ये मतलब कि ये फॉर्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत पहले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो ये जानो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे। अब कैसे बनेगा, तो आइए सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 16 एवं 40 का मौसा ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और 16 और 40 का मौसा ज्ञात करना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने को चुनना है इसमें से वो है कि बड़ी संख्या कौन है भाई, 16 है कि 14 है, 16 है कि 40 है। तो बड़ी संख्या जाहिर सी बात है कि आप सभी भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बड़ी संख्या कौन है भैया, तो बड़ी संख्या 40 है। तो 40 को सबसे पहले लिख लेना है। ठीक है, अब चूंकि ये पहले 40 आ गया तो 40 ए हो गया, और बी कौन हो जाएगा भैया, तो 16 हो जाएगा मेरा बी, चूंकि छोटा वाला है। अब यहां पर क्यू कौन है, तो देखो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भागफल क्या सवाल में दिया रहता है कि अगर आप लोग भाग बनाते हो कहीं पर भी अगर दिया रहता है तो कुछ यही ना दिया रहता है, मान लो कि अगर दिले है, ठीक है, तो ये बीच वाला दिया है तो ये क्या है, ये है भाज्य, और भाजक कौन है, 2 है। ठीक है, तो भागफल और शेष नहीं दिया रहता, तो भागफल और शेष तो हमको खुद तय करना पड़ता है, तो हम लोग भी इसमें भी खुद तय करेंगे। देखो भाज्य मेरा ये दे दिया, भाजक ये दे दिया। अब 16 से 40 में कितना बार में लगाएंगे, तो 16 के पहाड़ा में 40 तो आता नहीं है, तो 16 के पहाड़ा में क्या लगाएंगे भाई, 32 ही लगेगा। तो 16 दूनी के 32। यहां पर देखो जितना 40 बराबर 16 कर दिए, जो सबसे बड़ा था वो रख दिए बराबर का बराबर, फिर 16 छोटा का छोटा। अब 16 से कितना गुना करेंगे, अगर डायरेक्ट 40 आ जाए तो अच्छी बात है, अगर 40 नहीं आ पाता है किसी कारण से, ठीक है, तो अगर डायरेक्ट 40 आ जाए तो ठीक है, अगर 40 नहीं आ पाता है किसी कारण से तो उसे कम भी लगाएंगे। तो 16 दूनी के 32 एंड प्लस क्या हो जाएगा, तो 16 दूनी के 32 और 40 में कितना कम रह गया, 8 कम रह गया, तो 32 और 8 यहां पर रख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस 16 को बाहर निकालेंगे। तो अब इस 16 को अगर यहां पर बाहर निकालोगे तो ये फिर से ये जो 8 है ना, देखो गौर से, इस 16 को कहां रखा हम लोगों ने, आगे रखा, तब यहां से 8 ये उठकर आगे चला आएगा। तो ये 8 उठकर आया, तो 8 के पारा में 16 के बार में आता है, तो 2 बार में आता है, काम खत्म, गुने 2 लिख दीजिए। शेष कितना बचा, 0। जब तक कि शेष मेरा 0 नहीं आएगा तब तक हम करते चलेंगे। अगर मान लेते कि यहाँ पर मेरा शेष 1 आ जाता तो फिर हम 8 को आगे उतारते, 1 को यहाँ पर लाते, फिर से करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब रह गया बात कि यहाँ पर 0 आ गया तो छोड़ तो देंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे मौसा, तो जो यहाँ पर जो आएगा ना, जो यहाँ पर जो आ जाएगा बी का, जो बी की जगह पर जो आ जाएगा ना, वही मेरा क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो नीचे लिख देंगे मौसा। किसका मौसा निकाले हम लोगों ने, तो 16 और 40 का मौसा निकाला है, तो 16, 40 बराबर कितना, चूंकि 8 आया है तो 8 आंसर यहाँ पर लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पहला टॉपिक से हम लोगों का क्लियर हो चुका है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या है, सेकेंड टॉपिक अपने पास कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, सेकेंड टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। जी बिल्कुल, तो ये पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए क्योंकि इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक क्या है अपने पास, तो सेकेंड टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि करते कैसे हैं, तो अगर बहुत पहले अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक, एलसीएम टाइप का ही ये कुछ होता है। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं क्या, सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ना सीख लीजिए कि कैसे टूटता है अभाज्य गुणनखंड। तो अगर कोई कहे कि 20 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ो, किसका कहेगा, कहेगा 20 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दो। क्या करो, 20 का अभाज्य गुणनखंड अगर आप लोगों को कहे तोड़ना, दिख रहा है ना जी, बोर्ड अच्छा से दिख रहा है ना आप लोगों को,
बहुत अच्छे, अब दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, दिख रहा है। चलिए ठीक है। अगर कोई कहे कि 20 का अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए, किसका कहे, 20 का अभाज्य गुणनखंड लिखने को कहे, तो देखो अपने को कुछ करना है नहीं, 20 लिख देना है और 20 को कुछ इस टाइप का कर देना है, एलसीएम टाइप पर, ठीक है। 2 से लगाएंगे 20 कटेगा 10 बार में, फिर 2 से लगाएंगे कटेगा 5 बार में, फिर 5 से लगाएंगे कटेगा 1 बार में। जब तक 1 नहीं आए तब तक बढ़ाते चलो, जितना से लगे उतना से लगाते चलो, ठीक है। अब आगे यहाँ पर अब कुछ करना नहीं है, 20 बराबर कर दो, कै गो दू है, 1 2, जैसे एलसीएम में लिखते हो 1 5 रहेगा के बाद कि सर 1 भी लिखेंगे तो 1 नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है, 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो ये हो गया मेरा अभाज्य, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर हमको कह दे कुंची कि 20 एवं 40 का मौसा ज्ञात करने के लिए, क्या कहेगा, मौसा ज्ञात करने के लिए कह दे, और लौसा भी बगल में कह दे कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कीजिए आप, किसका भैया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि, अब नया सवाल ले लो, विधि द्वारा, यहां से मिटा देते हैं अब हम लोग, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 20 40 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, कुछ करना नहीं है। अभाज्य गुणनखंड आता है, चुपचाप से आंख मूंद के हमको करना है क्या, कि जो पहले लिखा है 20 इसको लिख देंगे, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने 20 को तोड़ा था, इधर क्या गो है, देखो तो 20 को तोड़ लेंगे, 2 से कटेंगे 10 बार में, 2 से कटेंगे 5 बार में, 5 से कटेंगे 1 बार में, तो क्या गो 2 गो 2, तो बराबर में 2 गो 2 लिख देंगे, ठीक है। और 1 गो 5 गुना में, समझ में आ रहा है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जिसको दोबारा तुम नहीं तोड़ सकते हो। यहाँ पर 5 हम लिख दिए ना, उसके बाद 5 अब कटेगा नहीं, इससे आगे हम एक स्टेप भी नहीं बना सकते हैं, 1 को छोड़ करके, समझ में आ रहा है ना, एक स्टेप भी नहीं बढ़ना चाहिए, उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ऐसा नहीं कि तुम 20 है तो 2 गुने 10 लिख देना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 10 कट सकता है, 10 क्या बात 2 गुने 5 में टूटेगा, तो ये पूरा अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि दोबारा उसको फिर से तुम नहीं काट सकते हो, जितना लिख दिए उतना लिख दिए, उसके अलावा फिर आगे एक स्टेप नहीं बढ़ सकता हो, ठीक है। तो वो होता है अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 20 का हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया, अब बारी 40 का अभाज्य गुणनखंड करने का, किसका आया, 40 का अभाज्य गुणनखंड करने का। तो फिर वापस हम लोग कहीं रफ के कॉपी पर 40 को ले लेंगे और फिर से करेंगे 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे 1 बार में। तो देखो अपने पास कितना है, 1 2 3 गो 2, तो 1 2 3 गो 2 आ गया, और 1 5 आ गया। अब कहोगे कि भैया हम यहाँ पर जो है मौसा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि का, तो गौर से देखिएगा यहाँ पर एचसीएफ कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिख देंगे एचसीएफ, और कितना का निकालना है, 20 और 40 का, तो लिखेंगे 20,40, क्या लिखेंगे 20,40 लिख देंगे, ठीक है। और 20,40 लिखने के बाद करना कुछ है नहीं, बराबर का चिन्ह दो। अब जो अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने तोड़ा था, इस दोनों में मिलाते हैं क्या, कि अभाज्य गुणनखंड तोड़ा था, तो भैया दोनों में मिल कौन रहा है, तो देखो इसमें भी 2 मिला, इसमें भी 2 मिला, तो यहाँ पर 2 1 निकल जाएगा, फिर यहाँ पर भी 2 मिला और यहाँ पर भी 2 मिला, तो ये 2 भी बाहर निकल जाएगा। अब कहोगे कि सर यहाँ पर भी 2 मिला और यहाँ पर भी मिला, तो नहीं बच्चा, ये घेरा चढ़ चुका है पहले से, तो घेरने का मतलब है कि किसी और का प्रॉपर्टी है, छेड़ोगे तो लात जूता पड़ेगा, इसलिए नहीं जाना इस पर, ठीक है। चूंकि इस 2 का नहीं मिला, फिर चलते हैं, देखिए इस 5 को मिला और ये 5 को मिला, तो ये 5 भी बाहर आ जाएगा। याद रखो कि एचसीएफ में जो दोनों में मिल जाए वही, अगर 3 गो रहे यहाँ पर तो जो तीनों में मिल जाए वो, लेकिन यहाँ पर 2 ही है, 20 और 40 है, तो देखो 2 2 मिला, 2 2 मिला, 5 5 मिला, दोनों में मिल रहा है, ठीक है, तब जाकर के 1 लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तब ऐसे करके एचसीएफ निकलता है, 2 दूनी के 4 4 पंचे 20, मेरा एचसीएफ कितना आ गया, 20 आ गया। लेकिन वही बात करें एलसीएम की, कि अब एलसीएम कैसे निकलेगा, सेम प्रोसेस है बच्चा, देखो अब नीचे लिख देना है एलसीएम 20,40, एचसीएफ कहेगा तो एचसीएफ निकाल देंगे, एलसीएम कहेगा तो एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम 20,40। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम में भी सेम प्रोसेस, जो मिले उसको 1 बार लिखो, जो दोनों में मिले वो 1 बार लिखो। तो देखो 2 2 मिल गया तो 1 2 आ गया, ये भी 2 2 मिल गया, ये भी 2 2 आ गया, ये 5 5 मिल गया, ये 5 आ गया। अब कौन नहीं मिला सो ढूंढो, तो देखो 2 2 मिल गया भैया, ये 2 2 भी मिल गया, ये 5 5 भी मिल गया, अब बचा कौन, तो बचा है सिर्फ और सिर्फ ये 2, तो जो नहीं मिले उसको भी लिखते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो जो दोनों में मिल गया वो 1 बार, और जो नहीं मिला वो जितना बार है उतना बार, ये 2 नहीं मिला तो ये 2 का 2 आएगा। अगर बाई चांस मान लो कि एक 3 भी रहता, जो नहीं मिलता, जिसका जोड़ा नहीं मिलता, तो वो 3 भी बगल में आ जाता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो मिल गया वो 1 बार, जो नहीं मिला था वो 1 बार फिर से, लेकिन सबसे आखिरी में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या, 2 में 2 से गुना करोगे तो 4, 4 में 5 से गुना करोगे तो 20, अब 20 में 2 से गुना करोगे तो 40, एलसीएम आ गया मेरा 40, ठीक है। यहां से भी सवाल आते हैं 2-3 नंबर के, ऐसे ही पूछ देगा एग्जाम में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है
कि अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है। तो चूंकि अभाज्य संख्या है तो वो संख्या सिर्फ एक से कटेगी और खुद से कटेगी, समझ में आ रहा है। अभाज्य कहने का मतलब देखो पूछ देता है कभी कभी क्या कि अभाज्य संख्या जो हो गया ना, जो मतलब कि कटती ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जो हो गया कि पूछेगा तो पूछेगा कि किससे कटेगा, ठीक है। अभाज्य संख्या जो है वो उसका HCF क्या होता है, तो HCF उसका एक होता है। अभाज्य कहने का मतलब है जो किसी से भाज्य ना हो, एक से और खुद से ही भाज्य हो, ठीक है, तो एक ही उसका HCF हो जाएगा, क्योंकि जो दोनों में मिलता है सो ही ना लोगे। अभाज्य संख्या तो दोनों में कटेगा ही नहीं, दोनों सेम चीज से, तो एक एक आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक टॉपिक। एक टॉपिक यूक्लिड बायजेन एल्गोरिथम हम लोगों ने खत्म किया, एक टॉपिक हम लोगों ने ये गुणनखंड वाला खत्म कर दिया। अब जो टॉपिक है, अब जैसे कि मान लेते हैं क्या कि देखो भाई मेरे पास अभी कुछ उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, जो है उसी में काम चलाते हैं, ठीक है। चलो अब इसको रहने देंगे हम लोग, क्या करने देंगे, इसको रहने देंगे, ठीक है, इस साइड में रहने दो, इसको समझने में काम आएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। कहाँ गए भैया, अपने पास यही तो थे, चलिए पानी लग जाता है ना ब्रो, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, याद रखो कि संख्याओं का, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला होता है। याद कर लो इस चीज को कि अगर कहोगे कि सर ये दो संख्या वाला बात कहाँ से आ गया, सर हम लोग तो पढ़े नहीं थे दो संख्या वाला बात, ठीक है, तो ये इतना बात का ध्यान रखो कि दो संख्या वाला कहाँ से है, मिल नहीं रहा यार किसी से, चलो जो है सोई से काम चलाते हैं, चलो ठीक है। अब कहोगे कि दो संख्या वाला बात तो हम लोग को पढ़ा ही नहीं थे, देखो तो यहाँ पर है कि संख्याओं का गुणनफल जो होता है HCF और LCM के बराबर होता है। अब कैसे, अब जैसे कि मान लो कि कोई सवाल दे दिया, क्या दे दिया, अगर कहेगा क्या, सवाल कुछ इस टाइप का दे देगा कि HCF, क्या दे दिया, HCF किसका, HCF किसका, ब्रैकेट में कर दिया 20 और 40, जिससे हमको संख्या भी मालूम पड़ गया कि दोनों संख्या किस संख्या का HCF बता रहा है। HCF 20 40 बराबर क्या था, 20 है। मान लेते हैं कि HCF 20 और 40 का मतलब 20 और 40 का HCF क्या है, 20 है, तब कहेगा तो LCM 20,40 ज्ञात करे। इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में पूछता है। अब पूछेगा कैसे, तो ऐसे ही पूछेगा HCF 20,40 बराबर 20, तो LCM 20,40 बराबर क्या होगा भैया ये बताइए, ठीक है। तो देखो ज्यादा माथा वाथा पे हाथ फेरने की कोई जरूरत है नहीं, जो सूत्र बताया है उस सूत्र को याद रखना है। लिखेंगे सबसे पहले अपने पास कि दिया गया है, कैसे करके लिख लेना है, दिया गया है, क्या दिया गया है, HCF 20,40 बराबर 20, तो लिखेंगे चूंकि संख्याओं का गुणनफल, ये फॉर्मूला लाएंगे, चूंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एक स्टेप को हम ऊपर से मिटाना चाहेंगे, सिर्फ LCM पर ध्यान रखना कि इसका LCM कितना आ रहा है। इसका HCF देखिए ना 20 है, वहां पे हम लिख दिए हैं, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल क्या होता है भैया, HCF इंटू LCM होता है कि नहीं होता है। अब देख लो गौर से, इसको भी मिटा रहे हैं, यहाँ पर क्या आंसर लिखेंगे 20,40, सेम सवाल है ना, 20,40 का HCF 20 है, तो पूछ रहा है 20,40 का LCM क्या होगा, तो 20,40 का LCM 40 होगा, ये बात मालूम है। लेकिन देखो ये सही आंसर हम कैसे निकालेंगे, इस सबसे बचना है, तो देखो कितना निकालेंगे, आंसर हम लिख देते हैं ऊपर कि जो 20,40 का LCM जो आया हुआ था, कितना आया हुआ था, वो 40 था, हम दिखा दिए है ना। चलो सूत्र क्या बोलता है कि संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर होता है। अब संख्या का गुणनफल कौन संख्या भाई, तो जिस संख्या का आप HCF और LCM निकाल रहे हैं ना, उसी संख्या के बारे में बात करता है कि जिस संख्या का आप HCF और LCM निकाल रहे हैं वो संख्याओं का जो गुणनफल होगा ना उसी के HCF और LCM के बराबर होगा। दोनों के लसा और मसा जो गुना करोगे ना तो वही संख्या प्राप्त होगा जो दोनों संख्याओं को करोगे, ठीक है। तो 20,40 का हम लोगों ने HCF और LCM निकालने का तय किया है, तो संख्याओं का गुणनफल यानी कि 20 गुने 40, 20,40 का HCF दे लेना 20, ठीक है, बराबर के बराबर HCF कितना है हमारे पास, तो HCF है 20 और 40 का, दो संख्या थी तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिए, और इस दोनों संख्याओं का HCF है मेरे पास 20 और हमको LCM है नहीं पता, और हमको निकालना क्या है, तो कह रहा है कि ज्ञात करें LCM, 20,40 का LCM ही ज्ञात करना है। इस LCM भाई साहब को इधर छोड़ देंगे, 20 गुने 40 बराबर LCM अगर लिख दो,
यहाँ पर 20 गुना में है तो इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, और ये 20 से ये 20 कट जाएगा। तो एलसीएम बराबर कितना निकल के चला है मेरा भैया, एलसीएम बराबर 40 निकल के चला है, जो कि आंसर था। हमने दोसर विधि से भी निकाला था, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी, तो एलसीएम मेरा 40 ही आया था। ठीक है, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके निकाला है तो 40। कहोगे कि सर इतना मातामारी क्यों करेंगे, सर हम नॉर्मली आंसर निकाल देंगे ना सर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर देंगे। तो देखो बच्चा, एक कहावत होता है, बहुत अच्छा कहावत है। ठीक है, जब हम लोग, इससे हमको एक और बात भी याद आ रहा है, हम बता रहे हैं, देखो एक कहावत है क्या कि भाई देखो, ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, जितना बोले उतने करो। ठीक है, लोग इतराता रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमको नहीं बोला है अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल क्यों करेंगे। और यहाँ पर 20-40 संख्या भी दे दिया, HCF भी दे दिया, तो सवाल खुद पर खुद आकर के हमारा आंख में आंख मिला करके कह रहा है कि भैया तुम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग मत करो, तुम इस फार्मूला का प्रयोग करो और चट से आंसर निकाल करके फट से निकल जाओ। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर तुम दो नहीं यहाँ पर पैर रखोगे तो ना रहोगे घर के, ना रहोगे घाट के। सबसे पहला बात, अगर कहा कितना व्यक्ति कहता है कि सर उस प्रोसेस से बनाएंगे तो गलती हो सकता है क्या, तो जी बिल्कुल उस प्रोसेस से बनाइएगा, गलती तो नहीं होगा, लेकिन जो आपका समय वेस्ट होगा उसका कौन करेगा। समय जो वेस्ट होगा, अच्छी बात है जी, मैथ में लोग का समय कम जाता है, सुनते होइएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को ऐसा करना ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस बार बनाए हैं, देखो कुछ करना नहीं था, सवाल खुद पर खुद बक देगा कि भैया मेरा जो एलसीएम है और एचसीएफ है। ठीक है, सवाल खुद पर खुद बक देता है क्या कि जो एलसीएम है 20 और 40 का, एचसीएफ मेरा 20 दे दिले है, तो 20-40 का कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कर लो भैया कि 20-40 का एलसीएम मेरा कितना होगा, ये आप बता दो, काम खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 20-40 का, चलिए ठीक है, 20-40 का हमारा अपना पास बोल रहा है क्या कि बता दो भाई एलसीएम क्या होगा। तो हम लोगों को एचसीएफ दे दिया गया है, ये संख्या पर वाले डाले हैं, एचसीएफ गुने एलसीएम, ये आ गया, नॉर्मली आंसर चला है। इस टाइप के भी प्रश्न पूछ देते हैं। और रह गया बात कि हम बोल रहे थे कि दो नैया पर पाँव नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ व्यक्तियों से मेरा कहना है क्या कि अब जैसे कि देख लो, कुछ व्यक्ति जो होता है बहुत इतराता रहता है, किसी किसी को होता है ना कि भाई देखो हम लोग ज़्यादा हैं कि भाई जो छोटा मोटा टीचर है भाई, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, किसी के पीछे नहीं पढ़ना, ना किसी के आगे जाना, ना किसी के पीछे बढ़ना, अपना काम से काम रखना, अपना स्टूडेंट को एग्जाम दिलवाना। कुछ लोग हैं जो बहुत मतलब कि दू को पाँव पर नाव रखते। देखो सबसे पहली बात बताते हैं, एग्जाम में या फिर कहीं पर भी, जिंदगी में भी कभी भी दू को जो है ना, दू को नाव पर कभी पाँव मत रखना, क्योंकि एक नाव पर पाँव रखे हो, दूसर का नाव पे पाँव रखोगे। अब बेटा क्या गारंटी है कि दोनों नाव एक ही साइड में जाएगी, हो सके कहीं एक नाव उधर निकल जाए, एक नाव इधर निकल जाए, टंगड़िया में छितर जाएगा, समय मर जाओगे। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि ना घर के ना घाट के ना इस नाव के ना उस नाव के, रह जाओगे बीच में, दरिया में डूब जाओगे, वही क्या नाम है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन बहुत इतरा रहे हैं। समझ में आ रहा है। हमको किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुतों को प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम एक बात, जिनको है वो समझ गए होंगे ये वीडियो देख करके, इतना जान जाओ कि भाई मेरे पीछे मतलब कि हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको घर चलाना पड़ता है, बहुत चीज़ करना पड़ता है, हम ऐसा नहीं करेंगे कुछ हम कर देंगे। ठीक है, मेरे पास उतना ताकत नहीं, मेरे पास जो बन पड़ेगा वो करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर आप कहीं आ करके, तो कुछ लोग हैं अच्छा खासा चला रहे हैं सेंटर कहीं और का, डालना चाहते कहीं और, ठीक है, डालो, कोई दिक्कत है ही नहीं, आइए मेहनत कीजिए। लेकिन ये जो है ना, आओ मेरे में, आओ मेरे में, ये काम मेरे से नहीं होता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अब गए, अब लगा रहे हैं उसको, मलाई मक्खन लगा रहे हैं, आओ मेरे में आओ बचा, मेरे में आओ। ठीक है, खोलेंगे यहाँ पर नया वाया, 5 साल से खोलेंगे। अरे तेरी यार, खोलना है खोल, कोई दिक्कत नहीं यार, अपना बदौलत को ले जाओ यार। किसी के स्टूडेंट को ले आना, किसी के स्टूडेंट को ले जाना, और किसी के स्टूडेंट के पास जाना, गिड़गिड़ाना, हाँ मेरे में आओ, मेरे में आओ, ये मेरे से नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये तुम ही लोग कर सकते हो भाई, तुम ही लोग करो। ठीक है, जैसे करना है करो, अपना कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना जान लो कि जितना पावर आपके अंदर है उससे दुगना अपने अंदर है। हाँ। जब खून अभी गर्म है पार्टनर, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप कहीं जाकर कर सकते हैं तो हम भी कहीं जाकर कर सकते हैं, लेकिन ये तेल लगाने वाला काम हमारा से ना होता है। ठीक है, मेरे में आओ तो मेरे में आओ, भट तरी। तो जो जिसको समझाना चाहते हैं वो समझ चुके होंगे कि किसके बारे में हम बात कर रहे थे। और खासकर कुछ बच्चों को भी हम बता दिए हैं कि दूगो विधि से बनाना मत, ठीक है, नहीं तो वही वाला हाल हो जाएगा, ना इधरे के बेटा ना उधरे के बेटा, काम गैल खत्म। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा करना नहीं है। ठीक है, समझे सब लोग, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, समझ गए होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगर समझ गए कि हम किसको बोले ये बात तो कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पर बन गया। यहाँ से आगे है बस एक टॉपिक और है, उसको हम क्लियर कर लेंगे। माफ कीजिएगा, एक सवाल को हम इस चैप्टर में नहीं ला रहे हैं, वो है कि भाई √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, या फिर 2 + √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। ये सवाल नहीं ला रहे हैं, इसके लिए अलग वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में भी। तो हम बहुत ही जल्द वीडियो को खत्म करना चाहते हैं।
ऐसे भी ये वीडियो कितने मिनट का जा चुका है, 20 मिनट का जा चुका है भैया, ठीक है। 20 मिनट में हम लोगों ने ये कवर कर दिया है। कोशिश रहेगा कि आधा घंटा से पहले इस वीडियो को खत्म कर दिया जाए, ठीक है, समझे। तो वो वाला वीडियो आप लोग चाहो तो वहां पर जा करके देख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? चलिए, ठीक है। रह गया बात, अब आते हैं थोड़ा सा इस टाइप के प्रश्नावली पर, ठीक है। तो दशमलव प्रसार के बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है और कर चुके हैं, इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं दशमलव प्रसार के बारे में, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग अपने कोचिंग में कुछ लोग बोलते हैं कि भाई अपना तो ब्रांड है, कोई बोलता है कि अपना नाम ब्रांड है, तो कोई बोलता है कि कुछ ब्रांड है, कोई बोलता है कि इतना साल से है तो हम ब्रांड है। शायद ये लोग बात भूल जाते हैं शायद कि हर ब्रांडेड चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। वही एक्सपायरी डेट भी आएगी कभी ना कभी, ठीक है। और हम लोग जो है वो कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है भाई। हम लोग का जो है संस्था है वो इमोशन से चलता है। जो ब्रांड है उनको ब्रांड रहने दो, काम ही खत्म, ठीक है। क्योंकि शायद वो भूल जाते हैं कि हर ब्रांडेड चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, उनकी भी आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी दूसरे के पीछे पड़ना भी अपने बस की बात है नहीं, उतना टाइम नहीं है अपने पास, बच्चों को देखना होता है। देखो आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो का सबसे आखिरी टॉपिक होने वाला है दशमलव प्रसार के बारे में, जो कि हर साल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या डाल देगा, इतना समझ ले भाई सीधे कि बट्टा दे देगा तुमको, 20/50 दे दिया, काम खत्म, ठीक है। 20/50 दे दिया और एक दे देगा, ऊपर कुछ भी रहे हमको फर्क नहीं पड़ता है, 4 रहे 7 रहे मार लो गोली, ठीक है। और इधर क्या दे देगा, जैसे कि मान लेते हैं 4 को छोड़ो, यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग 7 डाल देते हैं, ठीक है। 7 डाल दिए, ठीक है। और नीचे क्या दे देगा, 30 दे देगा मान लो, ठीक है। ये फर्स्ट सवाल, ये सेकंड सवाल, और कहेगा क्या चीज, ठीक है। ये फर्स्ट सवाल है, ठीक है, और ये सेकंड सवाल है। ये बोलेगा क्या कि 7/30 को देखो, ठीक है, और 20/50 को देखो, और बताओ भैया कि कौन जो है वो शांत है, कौन अशांत है। तो इतना बात का जानकारी ले लो भैया कि जो शांत, देखो दशमलव प्रकार 3 प्रकार के हमने पहले भी बताए थे। दशमलव प्रकार जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। पहला शांत, दूसरा अशांत आवर्ती और तीसरा अशांत अनावर्ती। तीनों का एग्जांपल दिखाते हैं। देखो शांत जो होगा वो दशमलव के कुछ ही अंक बाद जाकर के कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है। ये होता है शांत का चिन्हासी, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये किसका होता है, शांत का। अशांत अनावर्ती का क्या चिन्हासी है, देखो तो अशांत का क्या होगा कि कुछ ऐसा ना आएगा 1 2 1 2 1 2 1 2, ये रुकने का नाम नहीं लेता है, ठीक है यार, ये चलता जाता है। तो ये किसका चिन्हासी हो जाता है, ये हो जाता है अशांत आवर्ती का। किसका हो जाता है, अशांत आवर्ती का ये चिन्हासी हो जाता है। और अशांत अनावर्ती का कौन चिन्ह होता है, तो देखो अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कि 3.12 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2, ऐसे टाइप का जो दशमलव प्रसार होगा वो होता है अशांत अनावर्ती। क्या होता है, अशांत अनावर्ती। अब कहोगे कि भैया परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार 2 टाइप के, ठीक है। एक पहला है शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। समझ में आ रहा है, देखो शांत होगा यानी कि कट जाएगा पूरा दशमलव में जाकर के, या फिर अशांत आवर्ती यानी कि 1 2 1 2 1 2 एक आवर्त को फॉलो करेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करेगा। लेकिन अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो कुछ इस टाइप का होगा, 3.12 फिर उसके बाद 1 1 2 फिर उसके बाद 1 1 1 2 फिर उसके बाद 1 1 1 1 2, यानी कि 4 गो 1 के बाद फिर से 2, फिर उस 2 के बाद 5 गो 1, फिर उसके बाद 1 2, फिर उस 2 के बाद 6 गो 1, यानी कि बढ़ता चला जाएगा, उसका कोई आवर्त फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है अशांत अनावर्ती, जो कि होता है अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत और अशांत आवर्ती जो है ये होता है परिमेय संख्या का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर सवाल दे दिया जाए कि 20/50 और 7/30, इसमें आप कहेगा कि आप पहचानो कि कौन शांत है और कौन अशांत है। कुछ करना नहीं है, अभाज्य गुणनखंड विधि तुम लोगों को आता है भैया, पहले ही सिखा रखे हैं। ऊपर वाले से हमको कोई मतलब है नहीं, 20 का 20, ये जो 50 है इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे तो 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से लगेगा 1 बार में। तो अगर 20 का 20 रहने दो, इस अभाज्य गुणनखंड को तोड़ोगे तब 1 2 1 5 और फिर से 1 5, ठीक है। गौर से देखो, अगर तुम लोग कहीं पर देख रहे हो कितना लोग लिखते हैं 2 के पावर 1 5 के पावर 2 ऐसे लिखते हैं, लिख सकते हो भैया, लेकिन हम बच्चा को समझाने के लिए उस स्टेप को थोड़ा सा डिसाइड मतलब कि हटा रहे हैं, ठीक है। देखो अगर किसी
अगर कोई देते कोई भिन्न दे दिया गया, कोई पूर्णांक दे दिया गया और तुमको देखा जाए, अगर कोई तुमको ऐसा बटा वाला चीज़ दे दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि बताओ कि ये शांत है कि अशांत है, तो तुमको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि जो तुम उसका बट्टा तोड़ रहे हो, उस बट्टा यानी कि जो अंश बटा हर जो होता है, जो हर होता है, किसी भी संख्या का अंश बटा हर ऐसे करके दे दिया जाए, आप पूछे कि कौन शांत है कौन अशांत है, जिसका दशमलव प्रसार, तो उसके लिए कुछ करना है नहीं, अपने पास देखना है कि हर कौन है। तो हर मेरा है 50 और 50 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में केवल और केवल 2 और केवल क्या तो केवल 2 होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5, या फिर 2 5 दोनों होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब आ रहा है ना कि अगर खाली 2 रहेगा ना, मान लो कि 5 5 नहीं है तो यो ही शांत हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 नहीं रहेगा, खाली 5 5 रहेगा तो यो ही शांत हो जाएगा, और 2 और 5 दोनों साथ में भी रहेगा तो यो ही शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि शांत दशमलव प्रसार कैसे हम लोग पहचानेंगे, जो हर होता है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और टूटेगा केवल और केवल 2 और 5 में सिर्फ और सिर्फ उसका अभाज्य गुणनखंड टूट पाएगा, तो वो हो जाएगा शांत। जैसे ही हम लोगों ने देखा कि सिर्फ और सिर्फ 2 में है तो लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या हो जाएगा? इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है। अब कहोगे कि भैया इसका कैसे डिसाइड करें, तो फिर वही करना है, 30 का फिर से क्या करो अपना, 30 का फिर से करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। 30 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 से 15, समझ में आया कि नहीं आया? 2 से 15 हुआ। अब 15 हुआ तो देखो फिर 15 को काटेंगे 3 से तो 5 बार में, फिर 5 को काटेंगे 1 बार में। अब यहाँ पे मामला कहाँ पे बिगड़ेगा, 7 का 7 ऊपर बट्टा में रहेगा, 30 को तोड़े हो अभाज्य गुणनखंड में तो क्या आया है, 2 गुने 3 गुने 5 आया है ना। तो देखो कहीं ना कहीं मेरे पास 2 होता तो हम शांत हो जाते, ठीक है, 5 होता तो शांत होते, 2 और 5 दोनों होता शांत हो जाते, लेकिन बीच में जो 3 टपक पड़ा है ना भैया, ये क्या करेगा, ये आपका काम खराब कर देगा। आप कहोगे कि सर शांत के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही जरूरत होता है क्या? तो सिर्फ 2 ही जरूरत होता है, सिर्फ 5 ही जरूरत होता है, या फिर 2 और 5 दोनों जरूरत होता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ रहा है तो वो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बातें? देखो यहां पर 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये भाई ये खत्म। 3 आए तब, 7 आए तब, 11 आए तब, 13 आए तब, 17 आए तब, 23 आए तब, कुछ भी आए, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ आया, किसी भी अगर कोई भी अगर दिया हुआ है 7/30 दिया हुआ है, इसका हर का हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड किया, और अगर गलती से इसके हर का अभाज्य गुणनखंड टूटा और 2 और 5 के अलावा उस अभाज्य गुणनखंड में और कोई हुआ तो वो हो जाएगा अशांत। अब अशांत आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा ये तो डायरेक्ट ऐसे नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इतना समझ लो कि अशांत होगा। और सवाल में ये नहीं पूछता है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है कि अनावर्ती है। अगर अशांत आवर्ती और अनावर्ती पूछ दे तो डायरेक्ट 30 से भाग दे देना साथ में, ठीक है, काम खत्म, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ पूछता है इतना कि शांत है कि अशांत है, तो शांत के लिए भैया सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए गुणनखंड टूटने पर, अभाज्य गुणनखंड टूटने पर हर का, और अशांत के लिए 2 और 5 के अलावा 3 भी हो सकता है, या फिर 2 और 5 ना रह के केवल 3 होगा, केवल कुछ भी होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर गलती से भी 3 7 11 कुछ ऐसा शब्द आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे तो भैया वो अशांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। ये हम लोगों ने खत्म कर चुके हैं, पूरा का पूरा खत्म ही है, कोई दिक्कत है नहीं। देखो हम लोग बुक को देख करके बोल रहे हैं, ठीक है, खत्म कर चुके हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दशमलव प्रसार दे के इसमें है प्रश्नावली 1.4 में तीसरा नंबर सवाल देखोगे ना तो कहेगा कौन थी कि भाई वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार नीचे देल गया है, ठीक है, वही में करना क्या है कि पहचाना है कि कौन पड़ी में है और कौन अपड़ी में है। तो जो रेकरिंग वाला भैया है ना, उस साइड वाला तीसरा का वो पड़ी में होगा, ठीक है, क्योंकि रेकरिंग है यानी कि आवर्ती है, ठीक है, आवर्त है, और ये तो शांत है पहला वाला, बीच वाला है अपड़ी में होगा, बाकी पड़ी में होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या करना है भैया, यहाँ पर ये सभी को टॉपिक को याद कर लेना है, याद नहीं करना, समझ लेना अच्छे तरीके से। और फर्स्ट जो पूरा का पूरा पहला वास्तविक संख्या का जितने भी प्रश्नावली थे सभी को सॉल्व कर दिया गया है, सिवाय एक को √3 वाला को छोड़कर, तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग चाहे तो वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भैया ये चैप्टर हो चुका है खत्म, और ये वीडियो खत्म हुआ है राइट, जो बिल्कुल अब आधा घंटा पूरने वाला है। अब हम लोगों को एक बात स्पेशल बैच करना है, बहुत जल्द एक और जगह सेंटर खोलने का तैयारी में है, ऑफलाइन सेंटर एक जगह और आप लोगों को देखने को मिलेगा। सपोर्ट कीजिए दिल से, क्योंकि जो बोलते हैं वो करते नहीं है, लेकिन हम करते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं लोगों को डराने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाते। हम किसी को बोलते नहीं हैं डराने के लिए, लेकिन डायरेक्ट करते हैं, और बहुत जल्द होगा भी, ये आप लोगों की कृपा रहा तो, ठीक है। जितने भी मेरे भाई लोग हैं वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, और एग्जाम में इससे ऊपर तो कोई सवाल आने वाले नहीं है इस चैप्टर से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जितने भी मेरे बड़े भाई लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, अपना प्यार दुलार दीजिए। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।